साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा एवं भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा एससी, एसटी, ओबीसी एवं माइनॉरिटीज मूल निवासी एकता महासम्मेलन आज श्री राम जानकी मंदिर शंकरदास महाराज की जगह भिंड रोड चौराहा गोहद जिला भिंड मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। इस अधिवेशन में उपस्थित सम्मानित अतिथि एवं वक्ता साथी और सामने बैठे और खड़े साथियों, इस अधिवेशन में जो चर्चा करने के लिए विषय लगाया गया है उसमें एक विषय ये है कि मंडल आयोग की सिफारिशें पूर्णतः लागू न करना एवं पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना एवं सभी जाति समूह की जाति आधारित जनगणना न करना, यह पिछड़े वर्ग के साथ भयंकर धोखेबाजी है। एक चर्चा। इसी के साथ दूसरा विषय है भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से समस्त चुनाव कराने के लिए एक चर्चा। और तीसरा विषय है राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण किए बगैर मूल निवासी बहुजनों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता, एक चर्चा। ऐसे तीन विषय चर्चा के लिए रखे गए। साथियों, सबसे पहले और जरूरी बात जो हम लोगों को समझना जरूरी है, वो जरूरी बात ये समझना जरूरी है कि आज के समय में देश के अंदर चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हों, शेड्यूल ट्राइब के लोग हों, ओबीसी के लोग हों या फिर अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज के लोग हों, उनको उनके हक अधिकारों से वंचित करने का काम इस देश में किया जा रहा है। मतलब ये है कि जो संविधान में लिखे गए हमारे अधिकार हैं, वो अधिकार आज हमें देने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, या हम जो संविधान में लिखे गए अधिकार हैं उन अधिकारों को हम ले नहीं पा रहे हैं। एक बात यह है कि जो लोग शासन सत्ता में बैठे हैं वो देने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी बात यह है कि हम लेने के लिए लड़ नहीं पा रहे हैं और लड़ के अपने हक अधिकार जो हमको ले लेना चाहिए था वो ले नहीं पा रहे। तो इसका कारण क्या? हम क्यों नहीं ले पा रहे? इसका कारण यह है कि हम लोग दुनिया भर की बातों के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। हमें बहुत सारी जानकारी हमारे लोगों के पास में है, लेकिन अपने बारे में जो जानकारी होनी चाहिए वो जानकारी हमारे पास में नहीं है। सबसे पहली समस्या जो है, जो आपको आपके हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उसके पीछे की जो पहले नंबर की समस्या है, वो समस्या ये है कि हमें जानकारी ही नहीं, हमें क्या मिलना चाहिए। हमारे समाज को जानकारी नहीं है, क्या नहीं मिला, क्या संविधान में लिखा है जो हमको मिलना चाहिए। जब जानकारी ही नहीं होगी तो लड़ाई कैसे होगी? जैसे मंडल कमीशन की बात इसमें लिखी गई, अगर मैं यहां पूछूं जितने लोग बैठे कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कितने लोगों ने पढ़ा है, हाथ खड़े कर दो। मैं रोज पूछता हूं अपने कार्यक्रमों में, जब मैं रोज अपने कार्यक्रमों में पूछता हूं मंडल कमीशन की रिपोर्ट कितने लोगों ने पढ़ा है, तो जैसे आप लोग हमारा चेहरा देख रहे हैं वैसे हर जगह हमारे समाज के लोग हमारा चेहरा देखते, और जब नहीं तो देखा कितने लोगों ने, तो भी चेहरा देखते हैं हमारा। तो हम समझ जाते हैं इसका मतलब पढ़ा नहीं, देखा नहीं। जब पढ़ा भी नहीं, देखा भी नहीं, लड़ाई कैसे लड़ो? लड़ाई लड़ने के लिए तो जानकारी होनी चाहिए। जानकारी के बगैर लड़ाई कैसे लड़ोगे? तो
तो हमारे समाज की जो पहले नंबर की समस्या है वो समस्या ये है कि हमें हमारे हक अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है, लोग जानकार नहीं हैं। जब लोग जानकार नहीं हैं तो लोग लड़ने के लिए कैसे तैयार हैं? मान लो आपको पता हो जाए कि ये रोड के सामने जो जमीन है ये आपकी है, ये पता हो जाए, ये जानकारी हो जाएगी तो आप जरूर कोशिश करोगे कि लड़ करके उस जमीन को हासिल किया जाए। लेकिन अगर आपको जानकारी ही ना हो कि ये जमीन हमारी है तो कैसे लड़ोगे? अगर आपको पता ही ना हो कि हमारे हक अधिकार क्या है तो लड़ाई कैसे होगी? और इसका नतीजा ये है कि देश में जो ओबीसी के लोग हैं वो लोग अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वो किससे लड़ रहे हैं? हक अधिकार के लिए नहीं लड़ रहे, फिर क्या कर रहे हैं? उनको जिससे लड़ाया जा रहा है उससे लड़ रहे। कभी शेड्यूल कास्ट से लड़ जाते हैं, कभी आदिवासी से लड़ जाते हैं, कभी मुसलमान से लड़ जाते हैं, कभी क्रिश्चियन से लड़ जाते हैं, कभी किसी और से लड़ जाते हैं, कभी किसी और से लड़ जाते हैं। तो इससे लड़ने से इनमें से किसी के पास पावर है, सत्ता है, तो इनसे लड़के तुमको क्या हासिल हो जाएगा? क्या मिल जाएगा? इनसे लड़के तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इनसे लड़ोगे तो लड़ाने वाले को हासिल होगा, आपको हासिल नहीं होगा। जो लड़ा रहा है उसको हासिल हो, ये बात समझने की जरूरत है। क्योंकि इस देश के अंदर दो प्रकार की विचारधारा अभी बहुत ज्यादा फैलाई जा रही है। एक विचारधारा ये फैलाई जा रही है खास तौर से कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि अंग्रेजों की लड़ाई में, अंग्रेजों को भगाने की लड़ाई में सब कुछ हमने किया इसलिए हमको वोट मिलना चाहिए। ऐसी विचारधारा फैलाई जा रही है। और दूसरी विचारधारा आरएसएस बीजेपी के द्वारा फैलाई जा रही है कि इस देश में जो समस्या है वो अकबर की वजह से, बाबर की वजह से, औरंगजेब की वजह से, ऐसा प्रचार किया जा रहा, नहीं किया जा रहा। और अकबर, बाबर, औरंगजेब को टारगेट करते करते जो अभी मुसलमान हैं उनको टारगेट करना शुरू कर देते और ऐसा कोशिश करते हैं समझाने के लिए कि मुगल और मुसलमान एक ही है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, पता होगा कि नहीं पता होगा कि मुगल अलग है और मुसलमान अलग है। कभी कभी बातचीत में, बोलचाल में लोग कहते हैं मुगल रहते हैं, मुगल नहीं है, यहाँ मुसलमान है, यहाँ मुगल नहीं है। एक मुगल है और एक मुसलमान है। मुगल क्या है? मुगल एक नस्ल है जो विदेश से आए थे। और मुसलमान कौन है? इस्लाम एक धर्म है, उसको जो स्वीकार कर लेता है वो मुसलमान हो जाता है। इस्लाम को जो स्वीकार कर लेता है वो मुसलमान हो जाता है। नस्ल नहीं बदलती धर्म बदलने से। कुछ लोगों को लगता है कि धर्म बदलने से नस्ल बदल जाती, नस्ल नहीं बदलती। नस्ल वही रहती है। आपका बेटा बेटी कोई कल धर्म बदल लिया तो नस्ल थोड़े बदल जाएगी, खून तो आपका ही रहेगा, डीएनए तो आपका ही रहेगा। इसीलिए भारत में जब डीएनए टेस्ट हुआ तो डीएनए टेस्ट में यह बात साबित हो गई कि भारत में जो मुसलमान हैं उनका डीएनए और ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों का डीएनए एक है। मैच हो गया, मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि यहीं से धर्म परिवर्तित हो गए। अब धर्म परिवर्तित क्यों हो गए? धर्म परिवर्तित इसलिए हो गए, आपको किसी कोठरी में बंद कर दिया जाए, अंधेरा हो जाए, ऑक्सीजन ना मिले, पानी ना मिले, खाना ना मिले, तो निकलने की कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। ऐसे ही वर्ण व्यवस्था की कोठरी में, जाति व्यवस्था की कोठरी में जिसको बंद कर दिया
वो ढूंढ रहा था कहीं से झरोखा भी मिले तो निकले उधर। तो जिसको इस्लाम मिला वो मुसलमान हो गया, जिसको सिख धर्म मिला वो सिख हो गया, कोई बौद्ध हो गया, कोई जैन हो गया, कोई लिंगायत हो गया, कोई रविदसिया हो गया, कोई कबीरपंथी हो गया, कोई और तमाम पंथी लोग। क्यों हो गए? क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की जो गुलामी थी, उस गुलामी से निकलने के लिए जिसको जो रास्ता मिला उस रास्ते पर रोज चले। इसकी वजह से भारत में इतने मुसलमान है। ये कोई अरब और ईरान से आए हुए लोग नहीं है। ये बात भी हम लोगों को समझने की जरूरत है, उनको नहीं, हम लोगों को समझना। आप सोचोगे हम लोगों को समझने की क्या जरूरत है? हम लोगों को इसलिए समझने की जरूरत है कि जब तक हम उनसे लड़ते रहेंगे तो अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। बात समझ रहे हैं आप लोग? जब हम उनसे लड़ते रहेंगे तो अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ओबीसी को मंडल कमीशन की सिफारिश से क्यों नहीं लागू होगी? क्यों नहीं लागू? तो हम तो मुसलमानों से लड़ रहे थे, तो मंडल कैसे लागू हो गया? 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन का फैसला आया और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। और उसमें विनय कटियार बड़े नेता थे, कल्याण सिंह बड़े नेता थे, उमा भारती बड़ी नेता थी, ऋतंभरा बड़ी नेता थी, परवीर तोगड़िया बड़े नेता थे। ये सब किस कैटेगरी से आते हैं? ये सारे के सारे ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। तो जब मंडल की लड़ाई लड़नी थी तब हम लोग मंदिर की लड़ाई लड़ रहे थे। और इसलिए जब मैं ये पूछता हूं मंडल कमीशन पढ़ा क्या, तो चेहरा देखते हैं। चेहरा तो इसीलिए देखते हैं, अगर उस समय मंडल की लड़ाई लड़ी होती तो चेहरा देखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कहते हमने उसी समय पढ़ा था और उसके लिए हम लोग लड़े भी थे। लेकिन जब मंडल लड़ना था तब कमंडल में हमारे लोगों को साजिश करके कमंडल की लड़ाई में शामिल करवाया गया। क्यों? जब बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया तो बीजेपी में जितने ओबीसी के सांसद थे वो उछल गए। उनको भी खुशी हुई कि अरे भाई हमको अधिकार मिल गया, ओबीसी के लोगों को अधिकार मिल गया। तो लगा आरएसएस बीजेपी को लगा कि अरे ये हमारी पार्टी वाले उछल रहे हैं, तो हमारी पार्टी के बाहर जो ओबीसी है वो कितने उछल जाएंगे। तो कहा ये तो बाहर के ओबीसी को लाना तो मुश्किल हो जाएगा, अंदर के ओबीसी को रोकना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ये भी भाग जाएंगे। अगर मंडल कमीशन की हवा चली तो ये जो हमारे अंदर ओबीसी है ये भी भाग जाएगा, और ये भी भाग जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास तो कुछ, अगर ओबीसी निकल गया, आरएसएस बीजेपी से ओबीसी निकाल दो, क्या बचेगा? कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो उन लोगों ने सोचा इसको डाइवर्ट किया जाए, और डाइवर्ट करने के लिए आडवाणी जी के नेतृत्व में यात्रा चलाई गई। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। जब पत्रकारों ने आडवाणी जी को पूछा कि वहां तो मस्जिद है, मंदिर कैसे बनाओगे, तो आडवाणी जी ने कहा ये देखना रामलला का काम है, हमारा काम तो जाना है। चलो, लाखों नौकरियां दांव पर लगा दिया, मंदिर बना लिया। तो हम लोग तो बहुत दिन से समझा रहे थे कि मंदिर बन जाएगा तो घंटा बजाने के लिए ओबीसी के लोगों को रखा जाएगा क्या वहां? तो अपने ओबीसी के लोग कहते थे अरे ये तो विरोधी लोग हैं, इनका काम ही विरोध करना है, ऐसे कैसे हो सकता, नहीं रखेंगे। जब विनय कटियार इतने बड़े नेता हैं, कल्याण सिंह इतने बड़े नेता है, उमा भारती जी इतनी बड़ी नेता है, परवीर तोगड़िया इतने बड़े नेता है, इतने बड़े बड़े नेता थे मंदिर आंदोलन में। ट्रस्ट बनेगा मंदिर का तो कैसे एक को नहीं रखेंगे? किसी को यकीन नहीं होता था जब हम लोग ये कहते थे कि घंटा बजाने के लिए भी तुमको रखने वाले नहीं है, तो किसी को यकीन नहीं होता था कि नहीं रखा जाए। लेकिन जब मंदिर बना, मंदिर का ट्रस्ट बनाया गया,
तो ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को नहीं रखा गया। खाने में जितना चटनी अचार होता है इतना थोड़ा सा टेस्ट लाने के लिए, तो कम से कम टेस्ट लाने के लिए चटनी अचार जैसा एक आध ओबीसी को रख लेते, मगर टेस्ट लाने के लिए चटनी अचार जैसा भी नहीं रखा। विनय कटियार का इंटरव्यू एक चैनल ने किया, पूछा आपको कोई जिम्मेदारी मंदिर निर्माण में मिली है? कल हमारी सभा अयोध्या में ही थी, वहीं विनय कटियार रहते हैं अयोध्या में, वहां भी मैं ये बात बोल के आया। तो कहा नहीं, हमें तो कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। कहा आप तो इतने बड़े नेता थे, बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मंदिर बन रहा है, आपको काहे जिम्मेदारी नहीं मिली? कहा जिनको मिली है ठीक ही काम कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिला। तो कहा आप जाते हैं उधर? कहा हाँ, टहलने घूमने के लिए चले जाते हैं। तो आपको निमंत्रण आया है? हाँ आया है। तो निमंत्रण तो घर घर तुलसी बांटी गई थी, तो सबको गया था, वो तो आप लोगों को भी आया रहा होगा। तो निमंत्रण तो कहा आया है। कहा आप जाएंगे? कहा आप कह रहे हैं तो चले जाएंगे। मतलब कोई पहलू नहीं दिया गया। उमा भारती जी का आप देख ही रहे हैं, कल्याण सिंह जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाई थी। कल्याण सिंह जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाई थी, क्या मिला? जब राज्यपाल पद से रिटायर हुए तो अखबार में बयान दिया, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। कल्याण सिंह जी ने कहा कि अब हम फिर से सक्रिय होना चाहते हैं राजनीति में, क्योंकि राज्यपाल तो कोई राजनीतिक पद नहीं है। तो उन्होंने कहा अब हम फिर से भाजपा ज्वाइन करेंगे और फिर से राजनीति में सक्रिय हों। जब ये खबर छपी छोटी सी अखबार में, तो फिर कुछ दिन बाद एक दूसरी खबर अखबार में छपी कि कल्याण सिंह जी को मस्जिद गिराने वाले मामले में नोटिस आ गई। तब से कल्याण सिंह जी फिर नहीं बोले कि हम फिर से राजनीति करना चाहते हैं। तो ओबीसी को यह बात समझने की जरूरत है कि ये जो दो टाइप के लोग हैं, एक आजादी की लड़ाई का हवाला देकर वोट लेना चाह रहा है और दूसरा हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना चाह रहा है। समझने की जरूरत है, जो आजादी की लड़ाई का हवाला देकर वोट लेना चाह रहे हैं, आजादी की लड़ाई हमारे दम पर लड़ी गई। गांधी जी ने कहा अगर सरदार पटेल मुझे नहीं मिलते तो मैं कामयाब नहीं होता। गांधी जी ने क्या कहा? अगर मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं मिलते तो मैं कामयाब नहीं होता। ये बात गांधी जी को हर समय याद थी, बस जब सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाने का मौका आया तो गांधी जी भूल गए थे, बाकी हर समय याद। तो उधर भी धोखा, इधर भी धोखा, और फिर भी हम लगे हुए हैं, कोई इधर लगा हुआ, कोई उधर लगा हुआ है, दोनों तरफ धोखाधड़ी चल रही, दोनों तरफ धोखेबाजी चल रही है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि देश में जो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग हैं, अगर ये इकट्ठा हो जाते, अगर ओबीसी 52%, अभी तो 60-65% है, जब मध्य प्रदेश में 51% है, बिहार में गिनती हुई तो 64% है, अगर देश में गिनती हो तो ये 60 से 65% है। इतनी बड़ी आबादी ओबीसी की, फिर शेड्यूल कास्ट 15%, शेड्यूल ट्राइब 7.5%, और अगर इसके साथ माइनॉरिटी को जोड़ दिया जाए तो ये 90% से ज्यादा हो सकता है। अगर हम इन दो के चक्कर में ना पड़े तो ये 90% का आधा अगर इकट्ठा हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हम लोग बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो हमें यह बात समझने की जरूरत है कि हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस्तेमाल हो गया, अगर मंडल की लड़ाई लड़ते तो लाखों नौकरियां मिलती। मंडल की लड़ाई नहीं लड़े तो क्या हुआ? 52 को 27 मिला और 27 में क्रीमी लेयर लगा दिया। मध्य प्रदेश वालों को 14 ही मिला और कई राज्य हैं ऐसे।
मतलब सेंटर में 27 मिल रहा है और मध्य प्रदेश में 14 मिल रहा है, ऐसा है, ऐसा है। तो उसका रीजन ये है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। तो SC ST को पहले आरक्षण लागू था, तो 50% में जितना जहां बचा उतना उसको मिल गया। सेंटर में 27% बचा था, तो सेंटर में 27 मिल गया। मध्य प्रदेश में 14% बचा था, तो इसलिए मध्य प्रदेश में 14% बच गया। लेकिन उन सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये पूछो कि संविधान की कौन से आर्टिकल में लिखा है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। अगर ये बात पूछा जाए तो संविधान की किसी आर्टिकल में नहीं लिखा कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर उस समय हम लोग मंडल कमीशन के साथ खड़े होते तो हमको भी हमारी संख्या के अनुपात में आरक्षण मिल गया होता। अगर कमंडल के साथ नहीं गए होते, मंडल के साथ गए होते, तो संख्या के अनुपात में 52% को 52% मिल गया होता। चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, वो नारा लगा रहे थे, हम पिछड़ों का नारा है 100 में 60 हमारा है। तो एक पत्रकार चौधरी ब्रह्म प्रकाश के पास गए और ब्रह्म प्रकाश को पूछा कि आपका नारा बहुत अच्छा है। कहा कौन सा नारा बहुत अच्छा है? कहा वही कि हम पिछड़ों का नारा है 100 में 60 हमारा है। नारा तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पीछे 60 तो कम से कम होने चाहिए थे। कहा नारा आप अच्छा लगा रहे हो, लेकिन आपके पीछे 60 आदमी तो कम से कम होने चाहिए थे। तो चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी काफी समझदार नेता थे, तो उन्होंने कहा ये हमारे पीछे कहां से आए हैं, तो मंदिर बनाने गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर उस समय हम मंडल की लड़ाई लड़ते तो आज ये 27 की लड़ाई नहीं लड़ना पड़ता। और हम तो मध्य प्रदेश वालों से ये पूछना चाहते हैं कि अब 27 की लड़ाई का क्या सवाल है? अब 27 की लड़ाई का सवाल नहीं है। EWS लागू होने के बाद, EWS लागू होने के बाद 50% का दायरा टूट गया, और जब 50% का दायरा टूट गया, जितनी संख्या है उतना मिलना चाहिए। अभी 51% सरकार कह रही है कि मध्य प्रदेश में 51% OBC है। तो अगर 51% OBC मध्य प्रदेश में है तो 51% मिलना चाहिए। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं OBC का हितैषी है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनरल लोगों का विरोधी है। अब मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कैसे हितैषी है, कैसे विरोधी है। अब अगर इसका मामला है, देखिए बड़ा अच्छा संयोग है। अच्छा संयोग क्या है? मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री OBC और देश का प्रधानमंत्री OBC, और दोनों एक ही दल के हैं, ये भी नहीं दूसरे दल के हैं। अब अगर दोनों हितैषी हैं, दोनों OBC के हितैषी हैं, तो बात कर लें दोनों। जब तमिलनाडु में आरक्षण ज्यादा हो सकता है तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता? तो तमिलनाडु में क्यों है? ये कोर्ट वोट के झंझट में पड़ के पॉपुलैरिटी हासिल करने का कोई मतलब नहीं है। ये तो उलझाने का कार्यक्रम है। हमने ये लिख कर दे दिया, उसने ये लिख कर दे दिया, उसने विरोध किया, हमने समर्थन किया। है तो राजनीति करने का मामला है, ईमानदारी नहीं है, लेने देने का मामला नहीं है। ये समझना पड़ेगा मध्य प्रदेश के लोगों को। ये लेने देने का मामला नहीं है, ये उलझाने का मामला है। कोर्ट के चक्कर काटते रहो। कुछ लोग कहेंगे कांग्रेस बढ़िया कर रही, कुछ लोग कहेंगे बीजेपी बढ़िया कर रही, और वोट देते रहे। एक्चुअल बात यह है कि तमिलनाडु में आरक्षण क्यों? क्योंकि वहां के आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया गया है। संविधान में एक 9वीं अनुसूची है, उस अनुसूची में जो चीज कानून डाल दिया जाता है तो वो न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त हो जाता है। मतलब कोर्ट उस पर स्टे
नहीं लगाती है, तो अगर तमिलनाडु के आरक्षण को डाला गया तो बिहार के आरक्षण को, मध्य प्रदेश के आरक्षण को, छत्तीसगढ़ के आरक्षण को और राज्यों के आरक्षण को क्यों नहीं डाला जा सकता? तो ये काम तो ये सरकार कर सकती है। संयोग है यहाँ का मुख्यमंत्री भी ओबीसी और दिल्ली का प्रधानमंत्री भी ओबीसी, दोनों मिलकर कर सकते हैं। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि 50% आरक्षण सीमा की बात जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं होता है। लोकतंत्र में पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, बशर्ते वो संविधान के खिलाफ जाकर कोई कानून न बनाए। जब तक संविधान सम्मत कानून बनाएगी तो सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है उस कानून को रद्द करने का जो संविधान सम्मत होगा। अब संविधान तो खुद ही कह रहा है कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और पर्याप्त प्रतिनिधित्व को संविधान निर्माताओं ने एससी और एसटी के आरक्षण में परिभाषित कर दिया कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व क्या है। तो शेड्यूल कास्ट की जितनी संख्या थी उतना रिजर्वेशन दिया, शेड्यूल ट्राइब की जितनी संख्या थी उतना रिजर्वेशन दिया, और ये बात परिभाषित कर दिया कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व का मतलब है संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो एससी एसटी के मामले में संविधान निर्माताओं ने संख्या के अनुपात को आधार बनाया, वही आधार बना करके ओबीसी के मामले में अगर सरकार चाहे तो ओबीसी को भी आरक्षण संख्या के अनुपात में दे सकती है, और सुप्रीम कोर्ट का जो 50% का ऑर्डर है उसको रद्द कर सकती है। ये केंद्र की सरकार कर सकती है, मगर कर रही क्या? कर नहीं रही है। भटका करके, बहका करके वोट लेने का कार्यक्रम चला रही है, लेने देने का कार्यक्रम नहीं चला रही है। तो ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि वो जानते हैं तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई के नाम पर ही वोट दे देते हैं। इनको अधिकार देने की क्या जरूरत है? 3 समय हम बहुत बढ़िया वाले हिंदू होते हैं, वोट देने के लिए, चंदा देने के लिए और मुसलमान से लड़ने के लिए। जब वोट देना होता तो बढ़िया वाले हिंदू, चंदा देना है तो बढ़िया वाले हिंदू, और मुसलमान से लड़ना है तब ओबीसी ही हिंदू। तब वो कहते हैं हम तो पहले से 3.5% है, कहीं लड़ने गए कुछ ऊपर नीचे हो गया तो और कम हो जाए, तो उससे अच्छा है कि इन्हीं को भेजो, ओबीसी के लोगों को भेजो। लेकिन जब अधिकार लेने का मामला आता है तब नहीं होता। तो ये बात ओबीसी के लोगों को समझने की जरूरत है कि इस देश में ओबीसी के लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और बात समझने की जरूरत है कि इस देश के अंदर जो ये बात बताई जा रही है, कोई अंग्रेजों की बात कर रहा है, कोई मुगलों की बात कर रहा है, तो अंग्रेजों और मुगलों की वजह से इस देश में हमारी अब कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अंग्रेज भी चले गए और मुगल भी चले गए। आज जब हम खबरें पढ़ते हैं तो किसी को मूंछ रखने की वजह से पीटा जा रहा है, किसी को घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीटा जा रहा है, किसी को घड़ा मटका छूने की वजह से हत्या हो रही है। आपके बगल में ही है इटावा। इटावा में यादव जी गए कथा सुनाने। कौन सी कथा सुनाने गए? भागवत कथा सुनाने गए। भागवत कथा किसकी है? कौन से भगवान की है? कृष्ण भगवान की है। कृष्ण भगवान किसके पूर्वज बताए जाते हैं? यादवों के पूर्वज बताए जाते हैं। अब अपने पूर्वज के बारे में यादव बढ़िया जानेगा, पंडित बढ़िया जानेगा? अरे अपने पूर्वज के बारे में हम बढ़िया जानेंगे, दूसरा बढ़िया जानेगा? हम बढ़िया जानेंगे। और हम गए कथा सुनाने अपने पूर्वज की, वो कह रहा तुम कैसे सुना रहे, हम सुनाएंगे, तुम कैसे सुना रहे? अब ये तो यादवों को सोचना चाहिए कि अपने पूर्वजों की कथा ही हम नहीं सुना पा रहे हैं। ऐसे ही आपके मध्य प्रदेश में देविका पटेल के साथ क्या हुआ सुना होगा आप लोग। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में जो साहू लड़की थी उसके साथ में क्या हुआ, तो एक का मामला नहीं है,
तो ये समस्याएं अंग्रेज पैदा कर रहे हैं क्या, मेरा ये कहना है। ये समस्याएं अंग्रेज पैदा कर रहे हैं क्या? मुगल पैदा कर रहे हैं, मुसलमान पैदा कर रहे हैं, कौन पैदा कर रहा है? यही तो समझने की बात है, नहीं तो हम उल्टा पुल्टा लड़ते रहते। जब हम ठीक बात नहीं समझेंगे, ठीक से लड़ाई भी नहीं लड़ पाए। ये समस्याएं कौन पैदा, अगर जाति जनगणना नहीं हो रही है ओबीसी की, जानवर की हो रही है, अगर नरेंद्र मोदी को पूछिए कि कुत्ते कितने हैं तो बताएंगे कितने, भैंस कितनी है, गाय कितने हैं वो बताएंगे कितने, पूछिए ओबीसी कितने हैं, नहीं है कोई आंकड़ा, क्योंकि आजाद भारत में गिनती नहीं हुई। तो ये कौन रोक कर रखा? अंग्रेजों का राज है 75 साल से कि मुगलों का राज है 75 साल से? किसका राज है? ना अंग्रेजों का राज है, ना मुगलों का राज है, तो फिर किसका राज? तो 3.5% ब्राह्मणों का राज 75 साल से चल रहा है। कांग्रेस भगाओ बीजेपी आती है और बीजेपी भगाओ कांग्रेस, दो का चल रहा। और ये जितनी समस्याएं हैं ये अंग्रेजों ने एक भी पैदा नहीं किया, मुगलों ने एक भी पैदा नहीं किया, बल्कि ये अंग्रेजों और मुगलों के आने के पहले वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की समस्या इस देश में ब्राह्मणों ने पैदा किया। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की समस्या अंग्रेजों और मुगलों के आने के पहले ब्राह्मणों ने पैदा किया। अब आप कहोगे कि कैसे कह रहे हो ब्राह्मणों ने बनाया, तो आप पढ़ लो उनके ग्रंथों को। अच्छा चलो आप पढ़ना नहीं चाहते, आपको अनुभव के आधार पर पता चल जाए। अब ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था अगर हमारे पूर्वजों ने बनाई होती, किसी यादव ने बनाई होती, किसी पटेल ने बनाई होती, किसी माली ने बनाई होती, किसी कुशवाहा ने बनाई होती, किसी जाटों ने बनाई होती, किसी वाल्मीकि ने बनाई होती, तो ये बनाने वाला इतना मूर्ख हो सकता है क्या कि खुद को लात जूता खाने के लिए नीचे रख लेगा और दूसरों को ऊपर बिठा देगा? बनाने वाला इतना मूर्ख हो सकता है क्या? तो इसका मतलब क्या है? जो सबसे ऊपर है उसने बनाया, क्षत्रियों ने भी नहीं बनाया, वैश्यों ने भी नहीं बनाया। अगर क्षत्रियों ने बनाया होता तो वो अपने को ऊपर रख लेते, वैश्यों ने बनाया होता तो अपने को ऊपर रख लेते, हम लोगों ने बनाया होता तो अपने को ऊपर रख लेते। मतलब ये है कि हम में से किसी ने नहीं बनाया, 3.5% ब्राह्मणों ने बनाया। और टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 को जब अटल बिहारी की सरकार थी दिल्ली में, तो एक डीएनए रिसर्च छपा और उस डीएनए रिसर्च में ये निकल कर आया कि भारत में जो ब्राह्मण हैं उनका डीएनए यूरेशियन लोगों के साथ में मिलता है, यहां के लोगों के साथ में नहीं मिलता है। ये रिसर्च छप कर आया। तो इसके आधार पर यह बात साबित हो गई कि अंग्रेज बाद में आए, मुगल बाद में आए, अंग्रेजों और मुगलों के पहले ये लोग इस देश में आए और वर्ण व्यवस्था के आधार पर पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। शूद्र कौन है? ओबीसी के लोग। और फिर उसके नीचे अछूत, 5 कैटेगरी बना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और फिर अछूत, 5 कैटेगरी बना। आज जितनी समस्याएं हैं ये किसकी है? या तो शूद्रों की है, या तो अछूतों की है, या तो जो जंगलों में जाकर रहने के लिए मजबूर हो गए आदिवासी लोग। हाँ ठीक है, ये डीएनए का इन्होंने दे दिया कॉपी जो मैं बता रहा, ये है, जिसको लेना होगा इनसे ले सकते हैं। तो ये आज इनकी समस्याएं हैं। इसका मतलब ये है कि इन समस्याओं को ना अंग्रेजों ने पैदा किया, ना मुगलों ने पैदा किया, बल्कि अंग्रेजों और मुगलों के आने के पहले ये समस्याएं पैदा हो चुकी थी। और इसलिए ज्योतिबा फूले ने रनाडे को कहा, रनाडे ने जब ज्योतिबा फूले को कहा, गोविंद रनाडे का नाम कुछ लोगों ने सुना होगा, तो ज्योतिबा फूले को गोविंद रनाडे ने कहा आजादी की लड़ाई में शामिल हो जाओ।
तो ज्योतिबा फूले ने रनाडे को कहा कि तुम ब्राह्मण लोग जब देश आजाद हो जाएगा, तुम लोगों का कब्जा हो जाएगा, तो तुम हमारे जैसे कुनबी किसानों के साथ में बराबरी का व्यवहार करोगे? इसमें मेरा कोई यकीन नहीं है कि तुम लोग ऐसा करो। तो ज्योतिबा फूले क्या कर रहे थे? अपनी लड़ाई अलग चला रहे। छत्रपति साहू महाराज के पास जब तिलक गए और तिलक ये कहने लगे कि हमारे साथ आ जाओ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, तो साहू महाराज ने बाल गंगाधर तिलक को जवाब दिया और कहा कि तुम लोग हमारे जैसे राजा के साथ बुरा व्यवहार करते हो तो कल तुम्हारा राज आएगा, जब अंग्रेज जाएंगे तो तुम्हारा राज आएगा, तो हमारी प्रजा के साथ क्या करो? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया उस समय और कहा, पूछो गांधी जी से और कांग्रेस के लोगों को पूछो जो अंग्रेजों को भगा रहे हैं, इनको पूछो कि ये देश की लड़ाई लड़ रहे हैं या देश के लोगों की भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं? केवल देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं या देश के लोगों की भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं? एक है देश की आजादी और एक है देश के लोगों की आजादी। तो 15 अगस्त 1947 तक लंदन से भारत नियंत्रित होता था, अंग्रेज नियंत्रित करते थे, तो देश गुलाम था ऐसा कहा जाता है। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए, देश आजाद हो गया और ये देश के लोग मूंछ रखने की वजह से पीटे जा रहे हैं, घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीटे जा रहे हैं, कथा भागवत कहने की वजह से पीटे जा रहे हैं, मूत्र छिड़का जा रहा है। ये देश के लोग हैं जिनके बारे में डॉक्टर अंबेडकर पूछ रहे थे कि गांधी और कांग्रेस की आजादी में क्या ये लोग भी आजाद हो रहे हैं? न गांधी ने कुछ बोला, न कांग्रेस के किसी आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि उनके मन में तो कुछ और था। मन में कुछ और नहीं होता तो सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बना देते, और अगर बना देते तो देश शायद दूसरी दिशा में चला जाए। नहीं बनाया तो जवाहरलाल नेहरू बने और गिनती पहले नंबर पे रोक दिया। पहले नंबर पर जवाहरलाल नेहरू ने रोका और अब नरेंद्र मोदी रोक रहे हैं। शुरू उन्होंने किया और अभी आखिरी तक वो रुकी ही है, अभी वो हुई नहीं। ओबीसी का आरक्षण नेहरू ने रोका, इंदिरा ने रोका, जितनी कांग्रेस की सरकारें आई उन्होंने रोका। और जब मंडल लागू हुआ तो राजीव गांधी को लोग कहते थे भाषण करना नहीं आता, घंटों भाषण किया मंडल के खिलाफ, और बीजेपी वालों ने बीपी सिंह से समर्थन वापस कर लिया। तो ये लड़ाई अलग चल रही थी फूले साहू अंबेडकर की कि हमारे लोग कैसे आजाद होंगे ये बताओ। और इस लड़ाई की वजह से जो ताकत थी, उस ताकत ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में भेजा और संविधान में हम लोगों को अधिकार मिले। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप इत्मीनान से सुन रहे हैं। नहीं तो मनुस्मृति में लिखा था कान में शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए, आंख से देख लें तो सूजा डाल के आंख फोड़ देना चाहिए, उच्चारण करे तो जीभ काट लेनी चाहिए, ऐसा लिखा था। आप पढ़ लेना लेकर के, अगर यकीन नहीं होगा तो। ये संविधान की वजह से ये हम लोग ये सभा सम्मेलन करने का अधिकार आर्टिकल 19 में मौलिक अधिकार दिया गया, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकता। लोगों को जानकारी ही नहीं है, क्योंकि हमारे लोग दुनिया भर की किताब पढ़ते हैं, संविधान थोड़े ही पढ़ते हैं। जिससे देश चलता है उसको छोड़कर बाकी बहुत सारा पढ़ते हैं, मगर जिससे देश चलता है उसी को नहीं पढ़ते। अच्छा, पढ़ भी लेंगे तो इतना आसान नहीं है समझना, समझना भी कठिन है। केवल पढ़ने के बाद समझना भी कठिन है, लेकिन कोशिश करेंगे तो किसी दूसरे की सहायता लेकर समझ भी सकते हैं। कोशिश करने से चीजें आसान होती। तो संविधान में अधिकार मिले, और क्या अधिकार मिला? सबसे बड़ा क्या अधिकार मिला? 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू। एक आदमी होगा, उसका एक वोट होगा और उसकी कीमत भी एक ही होगी।
अडानी वोट डालेगा तो कितना गिना जाएगा? 1 गिना जाएगा। अंबानी वोट डालेगा कितना गिना जाएगा? 1। और हम आप वोट डालेंगे कितना गिना जाएगा? 1 ही गिना जाएगा। कोई बड़ा से बड़ा आदमी हो, गरीब से गरीब आदमी हो, वोट कितना गिना जाएगा? 1। कितना वोट डालने का अधिकार होगा? 1। जब ये लड़ाई गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर लड़ रहे थे तो इसका विरोध कांग्रेस के लोग कर रहे थे। पता नहीं आप लोगों को पता है, कितने लोगों को पता है, नहीं पता। विरोध कर रहे थे। जो संगठन के लोग हैं उनको पता होगा, जो पहले से आते हैं, क्योंकि ये बातें तो हम ही लोग बताते हैं और कोई नहीं बताता है। तो वो क्या कह रहे थे, जो टैक्स देने वाले लोग हैं केवल उनको वोट का अधिकार होना चाहिए। जो टैक्स देने वाले हैं केवल उनको वोट का अधिकार होना चाहिए, और जो पढ़े लिखे हैं उनको वोट का अधिकार होना चाहिए। उस समय हमारे लोगों में कितने टैक्स देने वाले थे? अच्छा चलो आज कितने हैं? उस समय कितने थे और आज कितने हैं? पढ़े लिखे कितने थे? तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस बात के लिए लड़ रहे थे कि नहीं, जो आदमी बालिग हो जाए उसको सबको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, वयस्क मताधिकार होना चाहिए। जो आदमी बालिग हो जाए उसको सबको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। और बाबा साहब ने जो तर्क प्रस्तुत किया अंग्रेजों के सामने, क्योंकि जज अंग्रेज थे, अब आज की स्थिति होती ईवीएम पर बड़े बड़े वकील तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, सुन ही नहीं रहे। आज की स्थिति होती तो नहीं सुनते, क्योंकि दुनिया में तमाम देशों में वोट का अधिकार लेने के लिए बहुत झगड़े हुए हैं, बहुत लड़ाइयां हुई हैं। अगर दुनिया का इतिहास देखा जाए, भारत में कोई लड़ाई झगड़ा वोट का अधिकार लेने के लिए नहीं करना पड़ा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी बुद्धि के बल पर, विवेक के बल पर ये लड़ करके सबको दिलाने का काम कर दिया। और अंग्रेज डॉक्टर अंबेडकर की तर्कों से इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि लंदन में जब उन्होंने कमेटी बनाई वोट का अधिकार देने के लिए, तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को एक्सपर्ट के तौर पर वहां रखा। ये भी लोगों को नहीं पता। क्यों? अंग्रेज जातिवाद नहीं मानते थे ना। क्यों लिया अंबेडकर को? वो जातिवाद नहीं मानते थे। हम आप तो जातिवाद मानते हैं ना। अगर हमारी जाति में कोई आदमी पैदा हुआ तभी उसको महान मानेंगे, दूसरी जाति में पैदा हुआ तो महान कैसे मान लें उसको? ये हमारे दिमाग की समस्या है। क्योंकि आदमी के पास 2 प्रकार, आदमी के पास विवेक बुद्धि होती है। विवेक बुद्धि क्या कहती है? विवेक बुद्धि जो होती है वो सही और गलत में अंतर करने की क्षमता रखती है। केवल आदमी ही धरती पर एक प्राणी है जो सही क्या है और गलत क्या है उसमें अंतर कर सकता है। जानवर नहीं कर सकता, आदमी कर सकता है। आदमी के पास विवेक बुद्धि है और जानवर के पास सहज बुद्धि है। सहज बुद्धि का क्या मतलब है? वो सही गलत में फर्क नहीं कर सकता। हाँ, उसको आप जैसा सिखा दोगे वैसा करेगा। जैसे बंदर को कुछ लोग नाचना सिखा देते हैं तो बंदर इशारा जैसे करते हैं वैसे नाचता है। हाथी को शादी विवाह में आप बुलाते हो तो हाथी पालने वाला जैसा उसको ट्रेनिंग देकर रखता है हाथी वैसा ही करता है। लेकिन जंगली हाथी बुला लाओ शादी में, फिर पता चलेगा वो क्या करता है, फिर समझ में आएगा। तो जानवर के पास विवेक बुद्धि नहीं होती, सही गलत का अंतर नहीं होता, उनको जैसा सिखा दिया जाता है वो वैसा करते हैं। तो हम लोगों को क्या सिखा गया? हम लोग भी तो वही कर रहे हैं। हम लोगों को सिखा दिया गया ये जाति ऊपर है, ये जाति उसके नीचे है, ये जाति उसके नीचे है, ये जाति उसके नीचे है। हर जाति ने अपने से नीचे 2-4 जाति तो ढूंढ ही लिया होगा, सबने ढूंढ लिया। ये मानसिक बीमारी है। बुद्धि विवेक का अगर प्रयोग आदमी नहीं करता है तो आदमी जानवर से खराब स्थिति में पहुंच जाता है। जाति इंसान में नहीं होती, जाति जानवर में होती है। लेकिन आज हमारे लोग जाति 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 ही करते हैं। तो ये जो वोट का अधिकार मिला, ये 3.5% ब्राह्मणों के लिए
खतरे की घंटी थी। उनको लग रहा था कि क्या करें कि इनका वोट लेकर के हम सरकार बनाएं, क्या करें, ये तो बड़ा संकट पैदा हो गया। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो हमारे गली मोहल्ले में आए और क्या कहने लगे, तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू। ब्राह्मणों का एक ग्रुप ये कहने लगा कि तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू। अब आप में से कोई समझदार आदमी पूछ लेता, चौथे नंबर वाले हिंदू हैं, पहले नंबर वाले हैं कि दूसरे नंबर वाले हैं कि तीसरे नंबर वाले हैं कि चौथे नंबर वाले हैं कि पांचवें नंबर वाले हैं? पहले नंबर वाला ब्राह्मण है, दूसरे नंबर वाला क्षत्रिय है, तीसरे नंबर वाला वैश्य है, चौथे नंबर वाला ओबीसी है और पांचवें नंबर वाला शेड्यूल कास्ट है। तो ब्राह्मणों ने सोचा ये अगर पूछ लेगा तो जवाब देना मुश्किल हो जाए। तो ब्राह्मणों ने कहा इनको भड़का दो। तो कहा तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आगे कहा एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर ले, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाए, सारे हिंदू इकट्ठा हो गए। तो आदमी का दिमाग कहां चला गया, मुसलमानों को रोकना। अगर बुद्धि लगाता, सोचता, समझता तो क्या समझता कि 500 साल बाद, 600 साल बाद, 700 साल बाद जब पैदा करते करते जब संख्या बढ़ा लेंगे तब मुसलमान कब्जा करें, तभी तो करेंगे। आज तो नहीं, संख्या बढ़ा लेंगे, उनके अनुसार पैदा कर रहे हैं तो करते 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 400, 500, 600 साल में जब बढ़ा लेंगे तब कब्जा करें। 600 साल बाद का कब्जा रोकने के लिए आज ही 3.5% लोगों के पीछे चले। और जो अपने वोट से गांव में सरपंच नहीं बना सकते थे, उनके पीछे ओबीसी के लोग लग गए और उनको अधिकार दे दिया कि देश का प्रधानमंत्री तुम तय करो। 3.5% ब्राह्मण अपने वोट से गांव में सरपंच नहीं बना सकते। जो सरपंच नहीं बना सकते वो मुसलमानों का डर दिखाकर कि 500-600 साल बाद पैदा करते करते जब संख्या बढ़ा लेंगे तो देश पर कब्जा कर लेंगे, उसको रोकने के लिए हम लोग कितने समझदार लोग हैं कि उनके पीछे चले गए, इतनी बड़ी बात समझ गए और इतनी छोटी बात नहीं समझ पाए कि जब संख्या के आधार पर ही कब्जा होता है तो मुसलमान तो भी पैदा करेंगे, बढ़ाएंगे कई सौ साल, तब कब्जा करेंगे, तब का तब देख लेंगे। लेकिन आज तो ओबीसी 52% है, एससी 15% है, एसटी 7.5% है, इतना मिला दिया जाए 74.5% है। अगर इसमें माइनॉरिटी को मिला दिया जाए तो 90% हो जाएगा। तो हम तो आज ही बहुसंख्यक हैं, तो हम ही कब्जा क्यों नहीं कर लेते? ये छोटी सी बात भी तो समझ लेना चाहिए था। वो 600 साल बाद वाली बात समझ में आ गई और आज हम बहुसंख्यक हैं। ये छोटी सी बात ना समझ में आने की वजह से हम अधिकार वंचित हैं और वो शासक बने हुए हैं। तो इसलिए तो ब्राह्मणों का एक ग्रुप ये करने लगा और दूसरा ग्रुप क्या करने लगा, हम तो सेकुलर, हम सेकुलर, हम सेकुलर। सेकुलर जो है उसके तो पास में हमारा जो जेंटलमैन टाइप का आदमी है, साधारण आदमी है, नए जाति धर्म से हमको मतलब नहीं, वो उधर चला गया। मुसलमान पूरा चला गया, कहा ये बीजेपी वाले तो मुसलमान का विरोध करते हैं, ये कांग्रेस वाले सेकुलर है, इधर चलते हैं। तो दोनों का काम बन गया। अब एक जाता है दूसरा आता है, दूसरा जाता पहला आता है, हमारी गिनती रोक रहा है, हमारे हक अधिकार रोक रहा है और मुसलमान आंख लगाकर कांग्रेस को वोट दे रहा है। और देने के बाद हालात क्या हुए? कांग्रेस की सरकार में ही सच्चर कमीशन बना, क्योंकि बीजेपी वालों ने बहुत हल्ला मचाया कि मुसलमानों का बहुत भला हो गया, बहुत तुष्टीकरण हो गया, सब कुछ मुसलमानों को दिया जा रहा है। तो कांग्रेस ने सोचा कि इसका नेगेटिव असर चुनाव में ना पड़े, तो कांग्रेस ने सच्चर कमीशन बनाया और सच्चर कमीशन ने रिपोर्ट दिया कि मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति से भी ज्यादा खराब हो गई। हम हिंदू के नाम पर जिसको वोट दे रहे हैं उसने हमारी हालत खराब कर दिया, ये सेकुलर के नाम पर जिसको वोट दे रहे हैं उसने इनकी हालत खराब कर दिया। और फिर भी हम दिए जा रहे, दिए जा रहे, दिए जा रहे। और हर इलेक्शन के पहले हमको बहुत गुस्सा आ जाता है
14 में बहुत गुस्से में थे कि नहीं थे? 2014 में कांग्रेस के खिलाफ बहुत गुस्से में थे। गुस्सा आने का मतलब दूसरे ब्राह्मण की पार्टी आ जाएगी, वो जाएगी और वो आ जाएगी। तो 14 में गुस्से में थे तो नरेंद्र मोदी जी आए, क्या बोले? मैं पिछड़ी जाति का हूं, चाय बेचने वाला हूं, नीच जाति का हूं, लोग मेरा अपमान करते हैं, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे। कहा कि नहीं था? तो अपने लोगों ने वोट दे दिया, वो आ गए तो क्या हुआ देख ही रहे। अब फिर थोड़ा गुस्से में इनसे लोग हो गए, तो इस समय राहुल जी फेंका फेंकी लगा रहे हैं। पहले मोदी जी फेंके, फिर राहुल जी फेंक रहे हैं। अब राहुल जी ने मोदी जी से सीख लिया कि जब मोदी जी फेंक करके 3 बार सरकार बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते? तो हम भी कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी, राहुल गांधी बोल रहे हैं ना। तो पूछ लो भैया, जहां तुम्हारी सरकार है वहां कर दिया क्या लागू? अरे पहले तो जहां सरकार है वहां जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी करो, फिर तो आगे की बात करो। तो राहुल जी को लगता है कि मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे, और वो बेचारे हवाई चप्पल खरीदने लायक नहीं बचे, फिर भी मोदी जी को वोट देते हैं। गांव देहात में हम देखते हैं तो हमारे लोग हवाई चप्पल खरीदने लायक नहीं बचे, इतना टाका लगाते हैं, इतना टाका उसमें लगाते हैं कि टूटने के बाद भी कई बार टाका लगाकर उसको पहनते हैं। तो कहा हवाई जहाज में चले, किसानों की इनकम 2 गुनी हो जाएगी, और फिर किसानों की जमीन हड़पने लगा। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, फिर कहा पकौड़े तलो यही रोजगार है। तो ये जो दोनों पार्टियां हैं हमको मूर्ख बना रही। जाति जनगणना नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह की सरकार तक ने रोका, और फिर अटल बिहारी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी रोक कर रखा, अभी तक नहीं किया। नरेंद्र मोदी ओबीसी अपने को कहते हैं, लेकिन ओबीसी प्रधानमंत्री को ओबीसी की गिनती करने का अधिकार नहीं। कठपुतली की नाच आप लोग देखे होंगे, क्योंकि पुराने लोग ज्यादा हैं, पहले होती थी कठपुतली। तो कठपुतली में कठपुतली नाचते हुए दिखती थी, नचाने वाला नहीं दिखता था। मोदी जी दिखते हैं, आरएसएस पीछे से जो नचा रहा है वो नहीं दिखता है। तो ओबीसी की गिनती तीसरा कार्यकाल होने के बाद भी रुका हुआ। और जब 2024 के इलेक्शन में सरकार बैसाखी पर आ गई चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के, तो आरएसएस के लोगों को चिंता हो गई कि ये कहां से वोट कम हो गया, क्यों सीट कम हो गई। उन्होंने चिंतन किया तो पता चला कि ये संविधान का मुद्दा, लोकतंत्र का मुद्दा और जाति जनगणना के मुद्दे ने बेड़ा गर्क कर दिया। तो चिंतन के बाद में फिर आरएसएस ने कहा कि हमें जाति जनगणना से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पढ़ा होगा खबर आप लोगों ने। तो राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इतना ही समझ लो तो बात पूरी समझ में आ जाए। जब जनगणना होगी और उसका डेटा प्रकाशित किया जाएगा, घोषित किया जाएगा, तो राजनीतिक आदमी राजनीतिक इस्तेमाल करेगा, सामाजिक आदमी सामाजिक इस्तेमाल करेगा, आर्थिक अध्ययन करने की जिसको जरूरत है वो आर्थिक अध्ययन करेगा, जिसको जिस प्रकार की जरूरत है उस आंकड़े का इस्तेमाल उस प्रकार से करेगा। अगर आरएसएस ये कह रही है कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आरएसएस ये कह रही है कि अगर गला फंस जाए तो कर लेना, लेकिन जैसे कांग्रेस ने घोषित नहीं किया वैसे तुम भी घोषित मत करना, वोट ले लेना। तो इसलिए कहा करेंगे। कब करेंगे? तो 27 तक शुरू होगा, फिर उसके बाद होगा। अभी पहाड़ी इलाकों में शुरू होगा, ताकि सुनने कहने के लिए ये हो जाए कि चल रहा, उसको इतना लिंगर ऑन किया जाए कि चुनाव बीत जाए लोकसभा। तो ये बड़ी साजिश चल रही, एक तरफ कांग्रेस की साजिश चल रही है, दूसरी तरफ बीजेपी की साजिश चल रही। लेकिन हम लोग एक बार कांग्रेस को लाते, एक बार बीजेपी को लाते।
और दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। वाई देखा है अंग्रेजी का? ये ऊपर 2 दिख रहा है, नीचे मिला हुआ, ऊपर 2 है, नीचे मिला हुआ। तो एक कांग्रेस है इसमें, एक बीजेपी है। ऊपर अलग अलग है, नीचे मिला हुआ। तो जब आप कांग्रेस को हराते हो, बीजेपी को लाते हो, कांग्रेस 4 जूता मारती है तो हम लोग चिल्लाते हैं तो बीजेपी वाले कहते बहुत गलत कर रही है। कहते कि नहीं कहते? सिलेंडर लेकर स्मृति ईरानी सड़क पर बैठती थी कि नहीं बैठती थी महंगाई के लिए? अब सिलेंडर का क्या हाल? जब कांग्रेस 4 जूता मारती है तो हम लोग चिल्लाते हैं, बीजेपी कहती बहुत गलत कर रही है, नहीं मारना चाहिए। तो हम लोग सोचते बीजेपी आएगी तो राहत देगी, 4 से तो कुछ कम करेगी। तो हम लोग कांग्रेस को हटाकर बीजेपी को लाते, और जब बीजेपी को लाते हैं तो कांग्रेस वाले जाकर बीजेपी वालों के कान में कहते आ गए। कहती आ गए। कैसे आ गए पता है? हम इनको 4 नहीं लगाए होते तो ये गुस्से में नहीं आते। गुस्से में नहीं आते तो ये अपने समाज की पार्टी को वोट देते कि तुमको वोट देते? ये तो हम इनको 4 जूते लगा रहे थे तो इनको बहुत गुस्सा आया कि अभी इसको हराना है तो जो इसको हरा सकता है उसको वोट देंगे। तो तुमको दे दिया, नहीं तो ये अपने दल को देते वोट, तुमको नहीं देते। तुम कैसे आते? हमारे 4 जूता लगाने की वजह से तुम आ गए। चलो आ गए, अब तुम ध्यान रखना, 4 का 3 मत करना, 4 और बढ़ा देना। तो 3 नहीं किया, 2 गुना कर दिया। जब 2 गुना कर दिया, अब कांग्रेस वाले आके कहे, देखा वो कहे थे अच्छे दिन लाएंगे, पुराने दिन ही ठीक थे। नहीं कह रहे, कहो 4 जूता वाले ही ठीक थे, अभी तो 8 हो गया है, तो 4 वाले ही ठीक थे। तो फिर गुस्से में हम लोग आ जाएंगे और फिर इसको बदल देंगे, उसको ले आएंगे। फिर ये उसके कान में बोल, तुमने ही कहा था 4 बढ़ाने के लिए, तो हमने बढ़ाकर 8 कर दिया है। अब तुम 8 का 7 मत कर देना, 4 और बढ़ा देना। तो जितनी बार आप बदल रहे हो उतनी बार जूते बदल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, महंगाई कम हुई जब से सरकारें बदल? कम हुई? समस्याएं कम हुई? बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? बढ़ाई जा रही है। और जब हम लोग गुस्से में रहते हैं तो मान लो कोई बैकवर्ड समाज का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का आदमी खड़ा हो गया चुनाव में, कोई पार्टी खड़ी हो गई, वो आ गया आपके बीच में, भाई साहब हमको भी देखना, तो आप क्या कहोगे? देखो तुम कहां से आ गए? वोट काटने के लिए आ गए? अभी हम बहुत गुस्से में हैं, अभी कुछ नहीं, अभी हराना है इसको। तो कहता भाई साहब आपकी सभा में भाषण सुने थे, आप कह रहे थे कांग्रेस भी खराब है, बीजेपी भी खराब है, इसलिए हम प्रभावित हो गए और हम खड़े हो गए, तो हमको तो दे दो भाई साहब। तुम ही कह रहे थे। कहेगा नहीं नहीं, हम कह जरूर रहे थे, खराब तो दोनों हैं, लेकिन अभी इसको हटाना बहुत जरूरी है, हम बहुत गुस्से में, तो अभी दे नहीं सकते तुमको। तुम ऐसा करना कि अगली बार आ जाना, अगले इलेक्शन में आना, तब देखें। तो आदमी मन में सोच के चला जाता, क्या करेगा भाई, जबरदस्ती तो वोट नहीं ले सकता, तो चला जाता है। फिर अगले इलेक्शन में खड़ा होता है कि भाई लोगों ने कहा है कि अगले इलेक्शन में आना, इस बार हम गुस्से में हैं। अरे तब तक तो इनका जूता डबल हो चुका रहता है, तो दूसरी पार्टी से गुस्से में हो जाते हैं। फिर वो आता कहता भाई साहब पिछले इलेक्शन में आपने कहा था कि अगली बार आना, इस बार गुस्से में है। कहा अब तो और गुस्से में है, तो 4 मार रही थी, तो 8 मार रही है, तुमको कैसे दे दे, अब इसको भगाना है। तो हम यही कर रहे हैं, और ये करने की वजह से हमारा कोई अपना रास्ता तैयार नहीं हो रहा है, अपना कोई विकल्प तैयार नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है। देखो मंडल कमीशन लागू हुआ, कांग्रेस की सरकार होती नहीं लागू होता, बीजेपी की सरकार होती नहीं लागू होता। कांग्रेस बीजेपी के अलावा जब सरकार बनी, हमारे लोगों की, बैकवर्ड लोगों के सपोर्ट से, शेड्यूल कास्ट के लोगों के सपोर्ट से, तब जाकर के वो मंडल कमीशन बीपी सिंह की गवर्नमेंट में लागू हुआ। नहीं तो कांग्रेस तो इतना दिन से राज कर रही थी, नहीं लागू किया। तो ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है कि हमें अपना विकल्प इस देश में निर्माण करने की जरूरत है।
कांग्रेस भगाओ, बीजेपी लाओ, बीजेपी भगाओ, कांग्रेस लाओ, इससे किसी भी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। और अगर अपना विकल्प निर्माण करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपने लोगों को जगाना होगा, जोड़ना होगा, जोड़ करके ताकत बनाना होगा। क्योंकि संविधान में अधिकार लिखे हुए हैं, लेकिन संविधान हमारे पास चलकर थोड़ी ही आएगा और कहेगा भाई साहब आपका अधिकार लिखा हुआ है आप ले लो, ऐसा तो नहीं आएगा ना। संविधान का एक सिस्टम है, उस सिस्टम से जब आप जाओगे तो आप संवैधानिक अधिकारों को ले पाओगे, लागू कर पाओगे। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना हो? इसके लिए हम लोगों को चलो बूथ की ओर, चलो गांव की ओर अभियान शुरू करना चाहिए और हर बूथ पर कमेटियों का निर्माण करना चाहिए। अगर हम हर बूथ पर कमेटी बनाते हैं और उस बूथ पर जितने सामाजिक समूह के लोग रहते हैं, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, ओबीसी के, माइनॉरिटी के, जितने सामाजिक समूह के लोग रहते हैं उनकी कमेटियां बनाते हैं और इस प्रकार से हर बूथ पर हम लोग कमेटियां बनाने का काम करते हैं, उनको जानकारी देने का काम करते हैं, उनको ट्रेंड करने का काम करते हैं। तो इसके आधार पर देश में हम तीसरी बड़ी ताकत निर्माण कर सकते हैं। आज कांग्रेस देश में एक ताकत है, बीजेपी देश में एक ताकत है, देश में एक तीसरी ताकत भी है जिसके कार्यक्रम में आप आए हुए हैं। ये 31 राज्यों में 565 जिलों में संगठन है, ये कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करना होगा। आंदोलन निर्माण हो चुका है। जब कोई आर्डर हम लोग निकालते हैं कि अभी पूरे देश में प्रदर्शन होगा, तो 31 राज्यों के 565 जिलों में प्रदर्शन एक साथ होते, 5000 तहसीलों में होते, 15,000 ब्लॉकों में होते, 2 से 2.5 लाख गांव के लोग शामिल होते हैं। तो एक ताकत कांग्रेस है, एक ताकत बीजेपी है, एक तीसरी ताकत भी देश में निर्माण हो चुकी है और ये ताकत इस देश के मूल निवासियों की, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों की सबसे बड़ी ताकत है। तो जो इतना बड़ा ये आंदोलन निर्माण हो चुका है, अगर इसको हम गांव गांव में पहुंचा दें तो ये आंदोलन नहीं रहेगा, ये जन आंदोलन हो जाएगा। अभी आंदोलन है, ये जन आंदोलन, जब जन जन तक ये बात पहुंच जाएगी तो जन जन खड़ा हो जाएगा, हर आदमी खड़ा हो जाएगा अपने अधिकार के लिए। और जब हर आदमी अपने अधिकार के लिए खड़ा हो जाएगा तो ये आंदोलन जन आंदोलन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब जन आंदोलन में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे लोग जागृत हो जाएंगे, तो सरकार बनाने के लिए 35 से 40% वोट की जरूरत पड़ती है। 100% लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है। हम तो 90% हैं। सरकार बनाने के लिए 35 से 40% लोगों की जरूरत पड़ती है। आप कह रहे होंगे कि ईवीएम है तो सरकार कैसे बनाओगे? तो जब हर बूथ पे संगठन बन जाएगा तो एक ही ऐलान में हर बूथ पर ईवीएम उठाकर पटक दिया जाएगा। जब हर बूथ पे संगठन बन जाएगा तो एक ही ऐलान पर हर बूथ पर ईवीएम उठाकर पटक दिया जाए। और एक बार अगर 15 लाख बूथों पर ईवीएम पटक दी गई तो दोबारा ईवीएम से चुनाव होगा और 15 लाख लोगों को सरकार जेल में डालेगी? है औकात? 15 लाख लोगों को जेल में डालने की औकात है? नहीं है। तो देश में बड़ा जन आंदोलन हो जाएगा और 15 लाख को अगर जेल में डाल दिया तो सड़कों पर कितने करोड़ उतर जाएंगे? अगर 15 लाख को जेल में डाल दिया ईवीएम के विरोध में तो 15 लाख के समर्थन में सड़कों पर कितने करोड़ उतर जाएंगे? सरकार को संभालने में परिस्थितियां संभलेंगी? नहीं संभलेंगी। तो इस देश में हम लोग शासक बन जाएंगे और जब शासक बन जाएंगे तो अन्याय करने के लिए शासक नहीं बनेंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण विदेशी है, तो अब इंसाफ पसंद लोग हैं। अगर कुत्ता आपको काटे और आप भी कुत्ते को काट लो तो आप भी कुत्ते जैसे ही माने जाओगे।
तो हम लोग तो कुत्ते जैसा नहीं बनना चाहते हैं। तो हमारा नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो 3.5% ब्राह्मण हैं, तो उनके लिए भी कानून बनाया जाएगा कि 3.5% उनको मिलना चाहिए। 3.5 का 3.25 अगर हो गया, कोई हमारा आदमी 3.5 का 3.25 करने की कोशिश किया, तो उसको 6 महीने के लिए जेल में डाल दें, क्योंकि हम लोग अन्याय नहीं पसंद करते। हम किसी का हक लेना नहीं चाहते, लेकिन कोई हमारे हक पे कब्जा करके बैठा हुआ है, तो अब हम लोग बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। और इस लड़ाई को गांव-गांव में पहुंचाया जाएगा। और देश में, अब इस देश के अंदर हम लोग इंसाफ करने का काम करेंगे, क्योंकि इंसाफ हम ही कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने इस देश को विश्व गुरु बनाया था, सोने की चिड़िया बनाया था, इन्होंने नहीं बनाया था। तो अगर भारत का विकास चाहिए, समाज का विकास चाहिए, भारत को विश्व गुरु बनाना है, अखंड भारत बनाना है, सोने की चिड़िया बनाना है, तो हम ही बना सकते हैं। और इसके लिए हम लोगों को गांव-गांव तक अभियान चलाना पड़ेगा, अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा। और अगर हम लोग तैयार करते हैं, तो ये सारा काम हम लोग कर सकते हैं।